नमस्कार, मैं विनय द्विवेदी हूँ। खरी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कोरोना के जो संकट है उस दौर में जो लॉकडाउन हुआ, उससे लोग मानसिक रूप से कैसे परेशान हुए और लोगों को मानसिक रूप से किस तरह की दिक्कतें हुई, लोग कैसे उभरे। तो इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राहुल शर्मा हैं, जो मनोरोगियों की देखभाल के लिए जाने जाते हैं। और ये मानसिक जो रोगी होते हैं कोरोना काल में खास करके, उनके बीच इन्होंने बहुत लंबे समय तक लगातार काम किया है। तो इनके क्या अनुभव रहे उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि मानसिक रूप से जो परेशानियां लोगों को होती हैं, उससे कैसे निपटा जाए, ये भी एक मुद्दा होगा हमारी बातचीत का। डॉक्टर राहुल, आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर राहुल, मैं कोरोना का जो खौफ है उसका दिमाग पे किस तरीके से असर पड़ता है, यहाँ से शुरू करता हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा खौफ लोगों में कोरोना को लेकर के लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी और बहुत सारी गलत जानकारियाँ, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो बहुत अवैज्ञानिक हैं। तो वो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में आई दुनिया भर से, मीडिया ने जिस तरह से, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह से उसको फैलाया, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ हुआ और लोगों के अंदर कई तरह से पैनिक रिएक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डर होने की वजह से लोगों का पैनिक हो जाना, तो वो पैनिक रिएक्शंस लोगों ने देना शुरू किए। लोगों को चिंता की समस्या आई लोगों को, और लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद में तो चिंता भी थी, लोगों को डिप्रेशन की समस्याएं भी थी। और लोगों को ये लगने लगा था कि अगर थोड़ा सा भी उनको बुखार आता था या खांसी होती थी या कोई और सिम्टम्स जो कोरोना के निर्धारित सिम्टम्स हैं, उसमें से अगर उनको कुछ भी एक आध सिम्टम भी होता था तो उनको ये लगने लगता था कि उनको भी कहीं ये कोविड-19 नामक बीमारी हो गई है। और वे बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, काफ़ी कुछ आगे का सोच करके और अपने ज़िंदगी के बारे में सोच करके, अपने लोगों के बारे में सोच करके बहुत परेशान हो जाते थे। ख़ास तौर से इसको हम लोग बोलते हैं साइकोजेनिक कोविड-19 रिएक्शन। तो ये दरअसल उनको कोविड नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पर उनको ऐसा लगने लगता था कि शर्तिया उनको कोविड-19 की बीमारी हो गई है, उसका संक्रमण हो गया है और उनके लिए बहुत ज़्यादा अब चैलेंजिंग वक्त उनके लिए आ गया। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनको रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ पहले से थे, चाहे वो अस्थमा हो या और दूसरे श्वसन संबंधी बीमारियां हों, या ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, या ऐसे लोग जिनको कार्डियक डिसीजेज़ हैं, दिल की बीमारियां हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे। या ऐसे लोग भी बहुत वल्नरेबल हुए जिनको पहले से ही कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और उनका उपचार चल रहा था। ऐसे भी लोग बहुत परेशान हुए जिनका कि, और हैं परेशान, जिनका कि साइकोलॉजिकल डिसीज़ डायग्नोस नहीं हुआ है और उनकी कोई दवाएं भी नहीं चल रही हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। भले ही वो डायग्नोस नहीं हुए हैं, भले ही वो मनोचिकित्सक से जाकर के उपचार नहीं लेते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उनका सेल्फ वीक है, उनको इनसिक्योरिटी काफ़ी है, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, चिंता की प्रॉब्लम, ओवर स्ट्रेस की प्रॉब्लम पहले से, उनको कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ समस्याएं आने लगी और उन्हें बहुत मुश्किल लगने लगा कि कैसे ये कोरोना की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं और कैसे इससे जूझ सकते हैं, कैसे इसका सामना कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल, कोरोना बीमारी का एक खौफ है जो लोगों के दिमाग में है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए जिस तरीके से देश में लॉकडाउन, एक लंबा दौर लॉकडाउन का रहा है, तो लॉकडाउन अपने आप में एक बड़ी समस्या लोगों के सामने हुई है। सिर्फ बीमारी का खौफ एक था, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग घरों में जिस तरीके से परेशान होने लगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम क्वारंटाइन सेंटर्स में गए, लगभग 1300 से ज़्यादा लोगों से जिन्हें क्वारंटाइन किया गया, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मिला, बातचीत की, जिसमें 100 के लगभग कोविड पॉजिटिव थे। तो आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भी हम लोग गए और लगभग 100 कोविड पॉजिटिव लोगों से बात की और तकरीबन 1200 क्वारंटाइन किए हुए लोगों से, कुल मिला के 1300 लोगों से हमने बात की है। इसके अलावा हमने क्वारंटाइन और कोविड पॉजिटिव लोगों को
कॉल्स भी किए हैं, प्रोएक्टिव कॉल्स अपने मोबाइल से उनको कॉल्स किए हैं और उनकी मानसिक स्थिति को जानने का प्रयास किया है। ओवरऑल कई तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्वारंटाइन के, आइसोलेशन के या कोविड केयर सेंटर्स के अपने अलग एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन मुझे याद है कि एक फ़ोन मेरे पास में देर रात आया, तकरीबन 11 बजे के आसपास, और जिसमें कि एक व्यक्ति मुझे कहता है कि मैं हूँ, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है घर में, और पिछले 3 रातों से हम सो नहीं पाए हैं और लगता है आज भी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि हम जब सोते हैं तो पिछले 3 रात से हमारी नींद खुल जाती है और हम तीनों लोग बैठ करके अपने बिस्तर पर ही रोने लगते हैं कि अब शायद हमारा जीवन नहीं रहेगा और अब हमको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके निकट किसी को इन्फेक्शन हो चुका था और उनको क्वारंटाइन किया गया था, वो घर भी आ गए थे, लेकिन उनके अंदर भीषण डर, बहुत तीव्रतम भय उनके भीतर बना हुआ था कि इस बार तो हम जो है कैसे ना कैसे कोविड-19 से बच गए हैं, और लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद हमें भय है इस बात का कि हमें कोविड-19 हो जाएगा। तो भय की मात्रा बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रही, और उसका जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस तरह की जानकारी जो कि अवैज्ञानिक है, जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसा मुश्किल हुआ इस समय में, और ख़ास तौर से लॉकडाउन के समय में, कि लगभग हर एक व्यक्ति जो है वो वायरोलॉजिस्ट बना हुआ था, हर एक व्यक्ति अपने आप को माइक्रोबायोलॉजिस्ट समझ रहा था, और तरह तरह की तमाम सारी चीज़ें इसको लेकर के लोगों के बीच में फैलाई जा रही थी, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति रही, लोगों में असुरक्षा का भाव बहुत ज़्यादा पैदा हुआ, अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहे, और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी, लोगों में चिंता की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, कई लोगों में डिप्रेशन बहुत बढ़ा, कई मानसिक समस्याओं वाले लोगों में और दूसरी समस्याओं वाले लोगों में उनकी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वो लोग अपनी दवाएं भी लेने के लिए नहीं जा पाए, तो उनका जो रेगुलर ट्रीटमेंट चलना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं चल पाया, और जो लोग मानसिक समस्याओं या मानसिक बीमारी के बिल्कुल करीब थे, माने वो मानसिक बीमार हो सकते थे, तो ये लॉकडाउन ने और कोविड-19 ने उनकी समस्या को ट्रिगर किया, एक ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पर काम किया, और उनको भी कई तरह की मानसिक समस्याएं उभरने लगी, जिसका कि उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने और उनके मित्रों ने सभी ने सामना किया। डॉक्टर राहुल, आपने बीच में अपनी बात में कहा कि मीडिया की एक बड़ी भूमिका थी इस खौफ को फैलाने में, लोगों के बीच डर फैलाने में। तो मीडिया ने अलग अलग तरह से रोल प्ले किया है, जिसकी बहुत आलोचना भी हुई है। वो एक अलग विषय है कि मीडिया की भूमिका क्या थी इस दौर में, जब एक महामारी से पूरा देश गुजर रहा था, पूरा विश्व गुजर रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतना गंभीर संकट था, लोगों ने मुसीबतें झेली, लोग सरकार के साथ रहे, देश के साथ रहे, जैसी सरकारों ने प्रोटोकॉल दिए उनका फॉलो भी किया। इसी दौरान लेकिन लोग बहुत परेशान भी हुए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो इस मानसिक रोगी जो इस दौर में आए हैं, उन्होंने क्या, चूँकि हमारे यहाँ मानसिक जो बीमारियां हैं उसको लेकर अवेयरनेस की भी समस्या है, बहुत कम लोग अवेयर होते हैं, क्योंकि पागल बोल दिया जाता है, जबकि वो मनोरोगी होते हैं दरअसल, और वो ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे में लोगों ने जो फेस किया समस्याओं को, तो वो समस्याएं आपने बताई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से इससे घर पे क्या नुस्खे हो सकते हैं, क्या फंडे हो सकते हैं, अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए, कि वो समझें कि वो मानसिक रूप से परेशान हैं और उनको कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए या किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, एक तो समस्या ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि समस्या अभी चल रही है, और इसका क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं चरम आना अभी बाकी है। जैसा कि सयाने लोग बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि अभी इसका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना है भारत में, तो पीक जिसको बोलते हैं वो अभी इसका आना बाकी है। पर लेकिन जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि इतना सारे दुष्प्रचार हुआ, इतना प्रोपेगेंडा पूरे सब तरफ से चला, उसके चलते लोगों में भय बहुत ज़्यादा बन गया, और संख्या मरीजों की, इससे संक्रमित लोगों की उस वक्त कम थी। अब चूँकि विदेश में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, वहाँ के गलत वीडियोस वायरल किए गए, तमाम सारी गलत सूचनाएं दी गई, जिससे लोगों में भय बहुत हुआ। दूसरा ये भी हुआ कि लॉकडाउन ऑल ऑफ द सडन, माने 4 घंटे पर लॉकडाउन कर दिया गया, जो बहुत ही गलत था,
इस तरह से लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, जिससे कि बहुत से लोग बहुत परेशान हुए। ये बहुत ही गैर नियोजित किस्म का लॉकडाउन था, जिसमें कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तौर तरीके नहीं थी। कम से कम 4 दिन का या 3 दिन का वक्त देना चाहिए था, जिसमें कि लोग संभल लेते, अपनी ज़रूरतों को लोग बाग ठीक ठाक ढंग से व्यवस्थित कर लेते। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोग, ख़ासतौर से प्रवासी मजदूर, वो बहुत ही दुखदाई स्थिति में, माने दुनिया ने देखा कि कितने दुखदाई स्थिति में प्रवासी मजदूर एक से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। और ये दुनिया को हमने बता दिया कि हमारा समाज बहुत विभाजित समाज है, बहुत बटा हुआ समाज है। तो जो एक क्लास है जिसके पास में सारी चीज़ें हैं, वो लॉकडाउन को बहुत एंजॉय कर रहा था। वो क्लास तरह तरह की चीज़ें बनाना सीख रहा था, खाने पीने की, वो तरह तरह की क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व था। और एक वर्ग था जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। तो कितना ज़बरदस्त विभाजन है देश के अंदर, माने एक भारत है और एक इंडिया है। तो इंडिया बहुत खुश था लॉकडाउन में कि चलो हमको अपने आप को रिसर्च करने का मौका मिला। लेकिन जो भारत है, जो गरीब भारत है, वो बहुत ज़्यादा अपने सर्वाइवल के लिए भी सर्वाइवल के संकट से जूझ रहा था, और उसमें कई लोगों की जान भी गई। तो जैसा आप कह रहे हैं कि मैं भी ये अभी आपको बोला कि ये समस्या अभी लगातार चल रही है। शुरू से ही मैंने ये बात को रखा है कि लोगों को घर के अंदर रहने पर या सुरक्षा रखने पर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उनके ऊपर थोपा जा रहा है या वे परेशान हैं। दरअसल ये ज़रूरत है, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। कोविड से जूझने के लिए, कोरोना को हराने के लिए कोई और विकल्प हमारे पास में नहीं है। विकल्प सिर्फ एक ही है, वो ये है कि हम अपनी सुरक्षा करें। और सुरक्षा के जो निर्धारित मापदंड हैं, जो निर्धारित तौर तरीके हैं, उनको पूरी सख्ती के साथ में अपने व्यक्तिगत तौर पर और अपने परिवार के स्तर पर अपनाएं। चूँकि अभी जैसा बोल रहा हूँ कि इसका पीक आना अभी बाकी है, तो हमें अभी इसकी सुरक्षा को बाकायदा ध्यान में रखना होगा अपने लिए और अपने परिवार के लिए, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और मास्क का इस्तेमाल करना, उसके साथ साथ में डिस्टेंस लेते हुए लोगों के साथ बात करना, और इसके साथ साथ में हाथ नहीं मिलाना, बार बार हाथ धोना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ये तो बेसिक प्रोटोकॉल हैं जिनको ध्यान रखना होगा। लेकिन मानसिक तौर पर जो लोग परेशान रहे, तो इसका मतलब है कि या तो उनको पहले से कोई मानसिक समस्या है, या उनको मानसिक समस्या डायग्नोस नहीं हुई है, या उनका सेल्फ कमज़ोर है। कई सारे लोगों की पर्सनैलिटी अलग तरह की होती है, उनका सेल्फ या आत्म कमज़ोर होता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को वे झेलने योग्य नहीं होते, उसका सामना करने योग्य नहीं होते। तो कैसे करना है फिर, उनके बीच में कैसे करना है? अभी ही मेरे एक परिचित हैं, उनकी मदर का देहावसान हुआ है, और उन्होंने बताया कि मेरी मदर का देहावसान कोरोना से नहीं हुआ, डायबिटीज़ से हुआ। लेकिन अगर ये 3 महीने का लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मेरी माँ 2 साल और ज़िंदा रह लेती। मैंने पूछा ऐसा आपको क्यों लगता है? तो बोले 3 महीने का लॉकडाउन हुआ और मेरी माँ ने टेलीविज़न के सामने कुर्सी डाल ली। वो सब जानती थी कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, और वो व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें लगातार चेक करती रहती थी और लगातार परेशान होती थी। हमने उनको रोकने की काफ़ी कोशिश की, उनकी नींद भी डिस्टर्ब हुई थी, उन्होंने बताया ऐसा, लेकिन वे अपने आप को रोक नहीं पाई। चूँकि वे बुज़ुर्ग थीं और हम उनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते थे, तो वो लगातार टीवी देखती रहीं और बेचैन होती रहीं। और इस सब के चलते उनको दिल का दौरा पड़ा एक दिन, और अभी कुछ दिनों पहले ही उनका देहावसान हुआ। तो मेरा कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि सूचनाओं का अतिरेक ना हो। बहुत अधिक सूचनाएं दरअसल हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालती हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या हमारे मन के अंदर और बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद भी पैदा करती हैं। क्योंकि सूचनाएं सारी एक जैसी नहीं आ रही होती हैं, वो इंटर कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, आपस में एक दूसरे को काटने वाली होती हैं, वो भयातुर करने वाली ज़्यादा होती हैं, ना कि भय से निकालने वाली। तो एक तो मैं ये फिर से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सूचनाओं के ग्राही ना बने, बहुत ज़्यादा सूचनाएं लेने के लिए लालयित नहीं रहें। और अगर आपको लगता है कि स्टेटस मालूम करना है, तो जो रिलायबल माध्यम हैं सूचनाओं के, जो विश्वसनीय माध्यम है, जैसे WHO एक विश्वसनीय माध्यम है, भारत में ICMR एक विश्वसनीय माध्यम है, तो उनके माध्यम से ही सूचनाओं को लेने का प्रयास करें। कई सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं ICMR के अलावा भी जो पैरेलल काम करते हैं, बहुत सारे, उनकी सूचनाएं बहुत अच्छी हैं। तो उसके साथ में ही सूचनाएं लें। वो तार्किक और वैज्ञानिक सूचनाओं को लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं। तमाम सारे फेसबुक पर, ट्विटर पर इस तरह की साइट्स हैं कि जहां से आप वैज्ञानिक सूचनाएं एक साइंटिफिक
अंडरस्टैंडिंग के साथ में वो आपको सूचनाएं देते हैं, उनको आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो कम सूचनाएं लें, मेरा ये कहना है। ज़्यादा सूचनाओं की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कोई हमको WHO में भारत को रिप्रेजेंट करने नहीं जाना है कि हमें सारी सूचनाएं होना चाहिए। कोई हमको साइंटिफिक वर्ल्ड में भी नहीं जाना है कि हमें सभी कुछ मालूम होना चाहिए। सभी कुछ मालूम होना ज़रूरी भी सबके लिए नहीं है। काफ़ी कुछ लोगों को नहीं मालूम है, जैसे मुझे नहीं मालूम कि इंटरनेट कैसे काम करता है या रॉकेट कैसे ऊपर जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरा सब्जेक्ट मालूम हो, बस मेरे लिए वही पर्याप्त है, उसका ही मैं विद्यार्थी बना रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अत्यधिक सूचनाओं के फेर में ना पड़ें, अत्यधिक सूचनाओं की ओर नहीं जाएं। एक दूसरा, सूचनाएं लेनी भी है, मैंने कहा तो वो रिलायबल सोर्सेज से लें। अब आपको खोजने होंगे कि कौन से, जैसे मैंने कुछ सोर्सेज बताए, कुछ एक सोर्सेज हैं ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो साइंटिफिक, आप ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की वेबसाइट पर देख सकते हैं, उनके कई ग्रुप्स हैं जिसमें वो साइंटिफिक अवेयरनेस, दिल्ली साइंस फोरम है, ऐसे तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि साइंटिफिक अवेयरनेस के साथ में लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको सही और रिलायबल जानकारी दे रहे हैं। एक तो वो करें। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ज़िंदगी को, अपने आसपास के पूरे माहौल को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें, क्योंकि होता ये है कि कन्फ्यूजन जब आता है दिमाग में तो हमारे आसपास का वातावरण, हमारी ज़िंदगी, हमारा वातावरण, हमारा रहन सहन, ये सभी कुछ बहुत अव्यवस्थित होता है। तो हम उसको एक ऑर्डर में नहीं कर पाते हैं, एक ठीक ठाक ढंग से जो हम पहले कर रहे थे उस रूप में हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो एक तो अपने आप से बात करें और ऑब्जर्व करें अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को और अपने थॉट को ऑब्जर्व करें कि उनके थॉट, हमारे थॉट माने हमारी गतिविधियां किस तरह से दुष्प्रभावित हो रही हैं या किस तरह से बदल रही हैं, उसको नज़र रखते हुए उसको एक स्ट्रीमलाइन करने की या उसको मैनेज करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगली बात ये है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सूरमा बन के कि हमें कुछ नहीं हो सकता इसलिए मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम तो कुछ भी कर सकते हैं और ये तो केवल शोशा है, ये प्रोपेगेंडा बनाया है, तो इतने ज़्यादा सूरमा भी नहीं बने। जो प्रोटोकॉल निर्धारित हैं उन प्रोटोकॉल्स का पालन करें। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि खान पान का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें और ऐसी डाइट लें जिसमें कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा हो, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, जिंक बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं तमाम अस्पतालों से, कोविड केयर सेंटर से, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कोविड का नहीं है अभी, तो कैसे मैनेज किया गया। जो हल्के सिम्टम्स थे, जो मध्यम स्तर के सिम्टम्स थे, उनको तो जनरली एंटीवायरल कुछ और एंटी फीवर दवाइयाँ दे करके और जिंक सप्लीमेंट दे करके, प्रोटीन सप्लीमेंट और विटामिन सप्लीमेंट दे करके उसको मैनेज कर दिया गया, एक अच्छी डाइट दे करके उसको मैनेज कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिकॉशनरी भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, शुरू से इस तरह की बैलेंस डाइट को लेकर के आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि मानसिक शांति के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कि आप गहरे रूप में सांस को अंदर लेंगे और गहरे रूप में सांस को बाहर छोड़ेंगे। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो लोग प्राणायाम को जानते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं अगर आपको ध्यान करना आता है, क्योंकि उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत असर करता है अगर आप करते हैं। और उसके साथ साथ में दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसे आप यूट्यूब पर जाएंगे और जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, JPMR, तो जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन को आप यूट्यूब करके देखेंगे तो वो एक बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो कि आपको एंजाइटी की समस्या से बाहर लेकर आते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी एक एक्सरसाइज है जिसको आप कर सकते हैं। शवासन योग में एक बहुत अच्छा आसन है जिसको कि आप कर सकते हैं, उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी और मेंटल पीस भी, आप मानसिक शांति भी आप अचीव कर पाएंगे। तो ये लेकिन रेगुलर वे में करना है, इसको नियमित तौर पर करना है, कुछ देर करने के बाद में छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, या एक आध दो दिन किया तो फिर छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। घर में आप रहते हैं, ज़्यादातर टाइम घर में अगर आप बिताते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप घर में, जिनको करते हुए आप अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं और अपने मन को भी शांत रख सकते हैं। जैसे आप संगीत सुन सकते हैं, क्योंकि संगीत बहुत से तनाव की बहुत अचूक दवा है, अमोघ दवा मानी जाती है इसको। और संगीत, हल्का संगीत आप सुन सकते हैं, और जिसमें भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक, अगर कर्नाटकी है या हिंदुस्तानी है, जो भी आप पसंद करते हैं उसको आप सुन सकते हैं, अकेले में सुन सकते हैं, बहुत ही सूदिंग एजेंट का काम करता है वो हमारे लिए। तो बहुत ध्यान से आप संगीत को सुन सकते हैं, उसके साथ ध्यान कर सकते हैं, उसके साथ बह सकते हैं, वो आपको तनाव से बाहर लेकर के आएगा। उसके अलावा और भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करें,
रेगुलर घूमने के लिए जाना भी इस प्रिकॉशन के साथ में, रेगुलर हल्के से एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, योग करेंगे या दूसरे एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो घर में लोग हैं उनसे बातचीत करें, ख़ासतौर से बच्चों से, बुज़ुर्गों से बातचीत बराबर करते रहें, क्योंकि बच्चे लोग अगर सवाल करते हैं तो फिर माता पिता को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सवाल करते हैं, तो वो सवाल करते हैं बच्चे तो लोगों को गुस्सा आने लगता है कि उनको गलत ढंग से जवाब देते हैं। बल्कि बच्चे लोग और किशोरावस्था के लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं इन समस्या को लेकर के कि वो सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं कि वो कह रहा है। तो उनको उनके सवालों का शांति से उत्तर देना, धैर्य के साथ में उत्तर देने की ज़रूरत होती है। जहाँ तक आप उनको ठीक उत्तर, तार्किक उत्तर, वैज्ञानिक उत्तर दे सकते हैं, वहाँ तक उनको ठीक वैज्ञानिक तार्किक उत्तर दें। और अगर आज आपको उत्तर नहीं मालूम है तो कल उसका ठीक उत्तर पता करके उसको दें। तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ बातचीत करते रहें। उनके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप घरों में ही करा सकते हैं। कई सारी आटे से गतिविधियाँ होती हैं, मिट्टी से गतिविधियाँ होती हैं, पेपर मैशी का काम होता है, पेपर से गतिविधियाँ होती हैं, और भी तमाम सारी चीज़ें जिनसे गतिविधियाँ होती हैं। बच्चों को मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने दें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल बच्चों के तनाव में दोहरा इजाफा करता है। तो उसको रोकें, टेलीविज़न को कम देखने दें। तो जो दूसरी चेस बच्चों को खिला सकते हैं, और दूसरी घर में खेलने वाले खेल हैं उनको खिला सकते हैं। बैडमिंटन वगैरह के लिए, इस तरह के खेल के लिए अगर शुरू हों, अगर लोग तैयार हों तो फिर वहाँ पर बच्चों को भेज सकते हैं। अगला, बुज़ुर्गों का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कोविड-19 को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं। उनमें संक्रमण होने की, ख़ास तौर पर ऐसे बुज़ुर्ग जिनको कि पहले से ही कोई बीमारी है, तो उनमें कोविड के संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इतना ही धैर्य, इतना ही पेशेंस जैसा बच्चों के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा पेशेंस शायद बुज़ुर्गों के साथ में टैकल करने में ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि बुढ़ापा बचपन ही लौट करके आता है, उसका पुनरागमन हुआ करता है। तो उनको समझाने के लिए, उनको धैर्य देने के लिए, उनको ढाढ़स बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ में शांति से काम करें, उनकी जो ज़रूरत है उनको समझते हुए उनसे बात करें, और पूरे धैर्य के साथ में उनको उनकी समस्याओं के बारे में बताएं, और जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में बताएं। आप उनको और भी कई ढंग से बता सकते हैं। आप उनको, अगर वे आपकी बातों को वर्बली अगर वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप उनको इशारों के माध्यम से, अलग अलग निशान के माध्यम से, अलग अलग रंगों के माध्यम से, अलग अलग वस्तुओं के माध्यम से, अलग अलग आकार की वस्तुओं के माध्यम से भी आप उनको समझा सकते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं। बुज़ुर्गों को बाहर जाने से रोकें, उनको आसपास ही रहने दें, उनको हमेशा निगरानी में रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के समय में इतनी बुज़ुर्गों की देख रेख करना, इस सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राहुल, आपने काफ़ी विस्तार से हमारे साथ बात की है, और हम चूंकि कार्यक्रम के एकदम अंतिम पड़ाव में हैं, तो बहुत पर्टिकुलर मैं सिर्फ बहुत संक्षिप्त में ये जानना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ये कैसे समझेगा इस कोरोना के खौफ और लॉकडाउन के तनाव के बाद कि वास्तव में वो किसी तरह से किसी मनोरोग से ग्रसित है। ये उसको कैसे समझ में आएगा? वो बिना डॉक्टर से के यहाँ चर्चा करने जाए और उसके बिना घर पर ही समझे कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। ये पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा। देखिए, ये तो सभी लोग नहीं कर पाते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है अंतर्दृष्टि, जिसको हम इंसाइट बोलते हैं, ये उसका मामला है। अगर लोगों में अंतर्दृष्टि होती है, वे जैसे जानते हैं कि उनको दर्द हो रहा है, ये उनकी समझ है। वो ये बता सकते हैं कि उनको पैर में दर्द हो रहा है, उनको पेट में दर्द हो रहा है, वो इंडिकेट कर सकते हैं। जो बोलने में सक्षम नहीं है वे इशारा करके बता सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन मानसिक समस्याओं को समझना थोड़ा और बारीक काम है, क्योंकि वो हमारे सोच का मामला है, वो हमारे भाव का मामला है, वो हमारे विचार और हमारे व्यवहार का मामला है। तो ये बहुत संकट है। तो जिसमें अंतर्दृष्टि अच्छी होगी, या जिसको लोग बहुत ही सॉफ्टली कोई दूसरे इनडायरेक्ट वे में लोगों ने बताएंगे, तो वे ज़रूर समझ पाएंगे। अन्यथा सीधे अगर आप उंगली करके बताएंगे कि तुमको मानसिक समस्या है, तो लोग विड्रॉ हो जाएंगे। इसलिए लोगों को रीअश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं लोगों को ढाढ़स बनाना, उनको उम्मीद बनाना, उनको थोड़ा भीतर से शक्ति प्रदान करना, और उनको थोड़ा सा रीअश्योर करना कि नहीं, ये समस्याएं लंबी नहीं चलने वाली हैं, और ये व्यवहार भी लंबा नहीं रहने वाला है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कोविड भी जल्दी ख़त्म होगा, और कोविड-19 के ऊपर भी विज्ञान की जीत होगी। किसी भी तरह के लोगों को ये बताने की ज़रूरत है वैज्ञानिकताओं में कि गौमूत्र से ठीक हो जाएगा, यज्ञ कराने से ठीक हो जाएगा, इस तरह की तमाम सारी बकवासें, गो कोरोना गो, और ये सब चीज़ करने से ठीक हो जाएगा, और ताली थाली बजाने से, ये सब बेकार की बातें हैं।
दरअसल लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आज तक भी बीमारियों पर विज्ञान ही जीता है और इस संक्रमण पर भी, इस समस्या पर भी विज्ञान की ही विजय होगी। आपने बहुत ठीक कहा, विज्ञान ही से समस्याओं का निदान होगा, खास करके बीमारियों पर विजय विज्ञान से ही संभव है। डॉक्टर राहुल हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम फिर एक नए कार्यक्रम को लेकर आपके साथ फिर आएंगे, एक नया विषय होगा, नए मेहमान होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।